सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य गद्यकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने गद्य काव्य की परंपरा के अंतर्गत एक प्रसिद्ध गद्य काव्य दशकुमार चरितम के विषय में पढ़ा, जो कि आचार्य दंडी जी की रचना है। अब दंडी जी के बाद दूसरे जो गद्यकार कवि आ रहे हैं, गद्य कवि, उनका नाम है सुबंधु। तो आज हम सुबंधु जी एवं उनकी रचना के विषय में पढ़ेंगे। बाणभट्ट ने हर्ष चरित की प्रस्तावना में वासवदत्ता को कवियों का दर्प भंग करने वाली रचना कहा है। इसी प्रकार कादंबरी को उन्होंने दो कथाओं वासवदत्ता तथा बृहद कथा से उत्कृष्ट कहा है। इससे ज्ञात होता है कि सुबंधु बाण से पहले हो चुके थे। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। अब वासवदत्ता उनकी रचना है। वासवदत्ता सुबंधु की उत्कृष्ट गद्य रचना है। इसमें कथानक बहुत संक्षिप्त है। इसका कथानक यानी इसकी कहानी बहुत संक्षिप्त है। छोटी सी कथा के विषय में यहाँ चर्चा करते हैं, जो वासवदत्ता की कथा है। राजकुमार कंदर्प केतु स्वप्न में अपनी भावी प्रियतमा को देखता है। राजकुमार कंदर्प केतु जो होता है, वह स्वप्न में अपनी होने वाली भावी प्रियतमा को देखता है और अपने मित्र के साथ उसकी खोज में निकल जाता है। वह विंध्याटवी में एक मैना के मुख से वासवदत्ता का वृत्तांत सुनता है। ये जो है कंदर्प केतु अपने मित्र के साथ उसकी नायिका की खोज में निकल जाता है और वह विंध्याटवी यानी विंध्या नाम का जंगल जो है, विंध्याटवी में एक मैना के मुख से वासवदत्ता का वृत्तांत सुनता है। और उधर वासवदत्ता भी स्वप्न में कंदर्प केतु को देखकर उसके प्रति प्रेमासक्त हो जाती है। जैसे सपना कंदर्प केतु को आता है, वैसे ही सपना वासवदत्ता को भी स्वप्न में वो कंदर्प केतु को देखती है और उसके प्रति प्रेमानुरक्त हो जाती है। वासवदत्ता भी स्वप्न में कंदर्प केतु को देखकर उसके प्रति प्रेमासक्त हो जाती है। दोनों पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? दोनों पाटलिपुत्र में मिलते हैं। प्रेमी युगल जादू के घोड़े पर चढ़कर भाग जाते हैं। प्रेमी युगल यानी दोनों, कंदर्प केतु और उसकी नायिका कौन? उसकी नायिका वासवदत्ता। कंदर्प केतु और वासवदत्ता प्रेमी युगल जादू के घोड़े पर चढ़कर भाग जाते हैं और विंध्याचल में पहुंचकर सो जाते हैं। राजकुमार जब जागता है तब वह वासवदत्ता को नहीं पाता। वहां पर वासवदत्ता को नहीं पाता। बहुत ढूंढने के बाद वह एक प्रतिमा को देखता है। स्पर्श करते ही वह प्रतिमा वासवदत्ता में परिणत हो जाती है। एक प्रतिमा को देखता है, जैसे ही वह उस प्रतिमा को स्पर्श करता है, उसे छूता है, तो वह प्रतिमा वासवदत्ता बन जाती है। बाद में दोनों का विवाह हो जाता है। ये छोटी सी कथा यहाँ पर सुबंधु जी की रचना वासवदत्ता की कहानी है, जो कि एक कथा नामक गद्य काव्य है। इस संक्षिप्त कथानक को विस्तृत वर्णन और कल्पना शक्ति से सुबंधु ने बहुत अधिक फैलाया है। उनका लक्ष्य रोचक और सरस कथा का आख्यान करना नहीं है, अपितु वे वर्णन कौशल से चमत्कार उत्पन्न कर गौरव अर्जित करना चाहते हैं। नायक एवं नायिका के रूप का वर्णन करने में, उनके गुणगान में
उनकी तीव्र विरह वेदना, उनकी मिलन की आकांक्षा और संयोग दशा के चित्रण में सुबंधु ने पर्याप्त शक्ति लगाई है। इस कार्य में सुबंधु के व्यापक अनुभव तथा पांडित्य ने उसकी बहुत सहायता की है, क्योंकि जब कवि को बहुत अधिक ज्ञान होता है तो उस ज्ञान को उसमें वो अपने काव्य में गुम्फित करने का प्रयास करता है। इस कार्य में सुबंधु के व्यापक अनुभव तथा पांडित्य ने उसकी अत्यंत सहायता की है। सुबंधु अपने श्लेष के प्रयोग पर बहुत गर्वित हैं। सुबंधु अपने श्लेष के प्रयोग पर बहुत गर्व करते हैं। श्लेष मतलब क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है जहां पर श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों के द्वारा जहां अनेक अर्थों का कथन होता है वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? शब्द तो एक बार ही प्रयुक्त किया गया है, शब्दालंकार होता है। शब्द तो एक बार ही प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ एक से अधिक होते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। तो ये श्लेष अलंकार जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा, श्लेष अलंकार, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ है। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मोती के प्रसंग में है चमक, ठीक है। मोती मानस मनुष्य के प्रसंग में है इज्जत सम्मान, और मोती मानस चून, चून के प्रसंग, आटे के प्रसंग में इसका मतलब जल है। तो ये पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। शब्द एक बार ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो सुबंधु जी जो कवि हुए हैं, गद्यकार कवि सुबंधु जी हुए हैं, जिन्होंने वासवदत्ता नामक गद्य काव्य लिखा है। सुबंधु अपने श्लेष के प्रयोग पर बहुत गर्व करते हैं। वे इस कथा के अक्षर अक्षर में श्लेष भरने का दावा करते हैं और अलंकारों का भी उन्होंने, अन्य अलंकारों का भी उन्होंने प्रचुर प्रयोग किया है। यत्र तत्र पद्यों का भी प्रयोग करके अपनी शैली को उन्होंने बहुत रोचक बनाया है। गद्य के बीच बीच में कुछ पद्य भी उन्होंने जो है मिश्रित किए हैं, गद्य के बीच में पद्य भी दिए हैं अपने वर्णन शक्ति को बढ़ाने के लिए, वर्णन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रचुर प्रयोग किया है उन्होंने अन्य समस्त अलंकारों का। यत्र तत्र पद्यों का प्रयोग करके अपनी शैली को उन्होंने बहुत रोचक बनाया है। वासवदत्ता वास्तव में सुबंधु की शैली का चमत्कार दिखाने वाला, सुंदर अवसर देने वाला काव्य है। वासवदत्ता वास्तव में सुबंधु की शैली का चमत्कार दिखाने का सुंदर अवसर देती है उन्हें यह रचना, क्योंकि उनकी यह एकमात्र रचना प्राप्त होती है। लंबे समासों का प्रयोग तथा अनुप्रासों का अत्यधिक उपयोग सुबंधु की शैली की विशेषता है। समासों में जो है स्वर माधुर्य है। समासों में ऐसे लंबे लंबे समास है लेकिन क्लिष्ट नहीं है, मधुर समास है। समासों में स्वर माधुर्य है और अनुप्रासों में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। अपने युग के अनुरूप उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन किया है अपने गद्य काव्य में। यहाँ पर आज हमने जो ये पढ़ा, ये आचार्य सुबंधु जी गद्य काव्य हुए हैं, गद्यकार हुए हैं। सुबंधु जी की जो रचना है जिसका नाम वासवदत्ता है, इस वासवदत्ता के विषय में आज हमने पढ़ा। अब अगले गद्य काव्यकार, अगले गद्य कवि जो हैं वो श्रीमान बाण भट्ट जी होते हैं, जिन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी लिखा है। तो बाण भट्ट जी के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।